गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पेपर सॉल्यूशन का जो सिलसिला चल रहा था उसका आखिरी एपिसोड लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और जैसा कि मैं रोज आपसे कहता हूं कि हम अपना सेशन एक विचार से, एक थॉट से, किसी अच्छे से कोट के साथ शुरू करें। तो आज का कोट ये है बच्चों, आज का जो कोट है वो ये है कि इंग्लिश में कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज नॉट अ कंडीशन। बहुत शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इज नॉट ए कंडीशन, इट इज अ मूवमेंट। ये मूवमेंट है, ये एक आंदोलन है। इट इज अ वॉइस, एक लंबी समुद्री यात्रा है। एंड नॉट अ हार्बर। अब इसके ऊपर आप विचार करना। बस इसका मतलब ये होता है कि वी शुड ग्रो, वी शुड कंटिन्यूसली ग्रो एज ह्यूमन बींग्स। और इसलिए अपने आप से सवाल पूछा करो, एम आई बेटर टुडे देन व्हाट आई वाज यस्टरडे। आप चाहो तो मैं इसको लिख देता हूं। अपने आप से पूछना है आपका, एम आई बेटर टुडे देन व्हाट आई वाज यस्टरडे। और इन कोड्स को आप याद कर लें, ठीक है, बहुत जगह काम आएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें से पहले 5 मेरे ख्याल से ये उसके सवाल हैं। क्या नाम इसका, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। तो उनको आपके सामने लेके आता हूं मैं। इसमें पहला जो ईडियम था, ईडियम फ्रेज, इनको मैं कई बार आपको बाद में डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो इसमें आए हैं उनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हो बच्चों, आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है ना। ना बोल्ट का अर्थ होता है, बोल्ट के कई अर्थ हैं। ये शब्द भी हो सके तो मैं ही करा दूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन यहाँ पर बोल्ट का अर्थ है आपका थंडर बोल्ट, जो लाइटनिंग, जो बिजली गिरती ऊपर से ना आपका, दैट इज कॉल्ड थंडर बोल्ट। ये थंडर बोल्ट है, या उसको आप लाइटनिंग कह सकते हैं। एक लाइटनिंग इसमें लेकर ध्यान रखना बच्चों, ये आपकी बिजली है जो ऊपर से गिरती है, ठीक है। एक लाइटनिंग ये होता है LIGHTN, यानी हल्का करने वाला असर। किसी को चोट लगी हुई थी ना, किसी ने किसी को एक क्रीम दी, तो आप बाद में आपने कहा 4-5 दिन लगाने के बाद में कि दिस क्रीम हैज अ लाइटनिंग इफेक्ट ऑन माय स्कार। एनीवे, तो वापस आ जाओ। अब बच्चों इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यहाँ ब्लू से अर्थ है आपका ब्लू आसमान, जिसमें एक भी बादल नहीं है ना। तो ये अगर नीले आसमान से जिसमें बादल नहीं हो, क्लाउडलेस सिटी स्काई से कोई बिजली गिरती है तो अजीब बात ही है आपका, इसमें तो कोई शक नहीं है आपका, है नहीं। तो उससे, और बिजली कोई अच्छी चीज है नहीं, ये भी एक बात सही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अचानक अगर कोई ऐसी चीज हो जाए अनप्लेजेंट सी, अचानक, देखो उसमें आपका, देखो सिचुएशन ये भी दे रखी है अनप्लेजेंट सिचुएशन, लेकिन ये इसका मीनिंग नहीं है। दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जो सही है मैं उसको रेडलाइन कर रहा हूं, ठीक है। आपका एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है कि जो क्या नाम आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। आई होप कि आपको समझ आ गया, ठीक है ना आपका। तो एक आदमी का रिटायरमेंट के से रिटायर होने वाला था, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। ये भी आपको लिखना चाहिए, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। इसका मीनिंग होता है बिल्कुल रिटायरमेंट के नजदीक। ये कोलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शुरू में कहा भी था। जो कोलोकेशन मैं आपको सिखाता हूं उसको अपनी डायरी में नोट कीजिए। आपने अगर कहा इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, इज ऑन द वर्ज ऑफ प्रमोशन, इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, दिस कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, ऐसे कोलोकेशन लिखा करो इनको आपका, है ना। तो उसने अपना पोस्टिंग कराया जोधपुर के अंदर, जोधपुर का ही था वो, है ना। और रिटायरमेंट के उसके 1 साल था, लेकिन 3-4 महीने के बाद में उसका ट्रांसफर हो गया। तो यही कहेगा यार, दिस ट्रांसफर केम टू मी, ऐसे बोलेगा, दिस ट्रांसफर केम टू मी लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एक तो अचानक हो गया ये, और स्थिति, और बिजली तो अच्छी चीज होती नहीं बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा
ये ऐसी घटना घट गई जो बिल्कुल भी आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिसकी आपको बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी, ऐसी घटना घट गई। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अपन दूसरी तरफ चलते हैं, और दूसरा जो आपका इसमें मैंने दे रखा है वो भी बड़ा शानदार सा है, ठीक है। तो देखिए इसको, छोटा सा दिखाई देगा नहीं आपको, इतना दिख जाएगा क्या? इतना दिख जाए आपको तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं, नहीं दिखेगा शायद। हाँ, तो चलो मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ। ठीक है। अब ये फ्रेज है बच्चों, कोल्ड कंफर्ट। इसका मीनिंग होता है कि आप तकलीफ में थे और आपको उम्मीद थी मैं फलाना आदमी से मिलूंगा तो उससे मेरे को काफ़ी कंसोलेशन मिलेगा, वो मेरा वो ढाढ़स बंधाएगा, लेकिन आप उसके पास में गए और उसकी बातों से, उसके रिएक्शन से आपको कोई ज़्यादा राहत नहीं मिली, तो इसको कहते हैं कोल्ड कंफर्ट। तो कोई कहीं गया, समझो आपका क्या ट्रांसफ़र हो गया ख़राब जगह, और आपके घर में प्रॉब्लम थी, आप लोगों से बात कर रहे हो यार मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दो, उसके पास में गए, है ना, तो लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, अरे आपने कहा यार व्हाट ही गेव मी वाज कोल्ड कंफर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया इनएडिक्वेट कंसोलेशन। कंसोलेशन का आपको अर्थ आता ही है ना, किसी को ढाढ़स बताना, किसी को साहस देना। और अगर वो ठंडा सांस था यानी इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था, तो बोलो व्हाट ही गेव मी वाज, ऐसे बोलो व्हाट ही गेव मी वाज कोल्ड कंफर्ट। तो उससे आपको ज़्यादा कोई आराम मिला नहीं आपको ज़्यादा उससे, क्योंकि उसने जवाब भी ऐसे दिया, भी देखते हैं जो हो सकेगा करेंगे। तो अगर आपको बहुत सामने कोई दिक्कत और कोई आदमी ऐसे आपको सांत्वना दे तो उससे आपको ढाढ़स कैसे मिलेगा? तो नहीं मिलेगा ना आपका। तो ये को व्हाट ही गेव मी वाज कोल्ड कंफर्ट, है ना। तो अगले में चलते हैं। अगला था बड़ा सिंपल सा है ये तो मुझे लग रहा है मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं, इतना सिंपल है ये, वेरी सिंपल। ठीक है, आइंदा से मैं इसको पहले सेट कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। टू बी ऑल एट सी का अर्थ होता है बच्चों कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। सपोज करो कि आपको समुद्र में छोड़ दिया जाए और अब उसमें आप सो रहे हो, जो उठे हैं तो समुद्र के बीचों बीच आप हों और उस नाव में और कोई आदमी है नहीं, तो ये कहोगे आपका आई वॉज ऑल एट सी व्हेन आई वॉक अप, व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ लोन इन द फ्लोटिंग बोट एंड द बोट वॉज इन द मिडल ऑफ द सी। तो हाउ डू फील? यू वर कंप्लीटली लॉस्ट एंड कंफ्यूज। तो ये इसका जो मीनिंग है मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना आपका। इसको देखिए आप, आई होप इट इज़ क्लियर। आप एग्जाम देने गए मैथ्स का, है ना, और उसमें गलती से किसी ने पेपर दे दिया पब्लिक एड का, तो आप तो ये कहोगे आई वॉज ऑल एट सी व्हेन आई सॉ द पेपर, कंप्लीट कंफ्यूज, अरे ये क्या हो रहा है। आज तो एग्जाम तो आपका मैथ्स का था, मेरा बीएससी मैथ्स का, और पेपर आ गया पब्लिक एड का। तो आई होप कि आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई माथामुड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, और ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। टू टेक टू वन सील्स का होता है टू फ्ली, टू रन अवे फ्रॉम देयर, या टू फ्ली, टू फ्ली। फ्ली वर्ब के वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कहीं से भाग जाना। टू फ्ली अवे, फ्ली नहीं है, फ्ली, फ्ली अवे फ्रॉम समवेयर। एस डब्ल्यू लिखते हैं उसका मीनिंग होता है समवेयर, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। चोर ने जैसे ही कॉप को देखा या बॉबी को देखा, ठीक है ना आपका, ही टुक टू हिज हील्स। तो मैं कैसे कहूंगा उसको? द थीफ took to his heels when he saw a Bobby. Bobby means पुलिस वाला। when he saw a Bobby, या उसको कॉप कह सकते हो, पुलिसमैन कह सकते हो, तो दोनों को लिख देता हूँ आपको। कॉप तो कॉमन है, सबको आता है ना, तो बॉबी आना चाहिए आपको। आई होप सबको समझ आ गया, ठीक है ना आपका। उसने आप पापा को देखा एंड ही टुक टू हिज हील्स व्हेन ही सॉ हिज फादर कमिंग देयर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल सा था ही, और थोड़ा ये मैं जल्दी करूंगा क्योंकि आज मैंने ये पेपर ख़त्म करना है, ठीक है बच्चों। आई एम सॉरी कि अगर आप, लेकिन इसमें सिंपल है, कुछ बहुत मुश्किल वाले नहीं है आपका। नेक्स्ट आपका है, ये आपका नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, मैं इसको बड़ा करूं थोड़ा।
ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, टाइम खराब हो रहा है। ओके, टू बाइट द डस्ट का तो होता बच्चों, ठीक है ना, आपका टू बी डिफीटेड वेरी बैडली, इसमें कोई भी मीनिंग नहीं है, ध्यान रखना आपका, ठीक है ना। इसलिए इसका आपका अर्थ हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कि उसमें कोई मीनिंग है ही नहीं आपका, ठीक है ना। देखिए इसका मीनिंग होता क्या है, इसका मीनिंग होता है टू बी डिफीटेड, या टू बी किल्ड भी हो सकता है, टू बी डिफीटेड वेरी बैडली, ठीक है ना आपका। अगर आपने कहा आरसीबी, फिर आपका हो गया, तो आपने, मैं ही कहूंगा आरसीबी बिट द डस्ट वंस अगेन, आरसीबी बिट, बाइट का पास में बिट हो गया, बिट द डस्ट वंस अगेन। उनके साथ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इतना बड़ा स्कोर बनाया तब भी हार गए, एक बार फिर उन्होंने धूल चाट ली, या उनको धूल चटा दी गई, ये इसका अर्थ है। तो आई होप कि सबको समझ आएगा आपका। हाँ, सिंपल सा है, इसमें सेंटेंस का एक पार्ट गलत है, तो आपको पता करना है कौन से पार्ट गलत है और फिर उसको किस चीज से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन था ही हैज फॉर गुड लेफ्ट, अच्छा ओके ओके, ये फॉर गुड का प्लेसमेंट ठीक नहीं बच्चों। फॉर गुड का एक तो अर्थ होता है फॉर एवर, कोई आपसे पूछे फॉर गुड का अर्थ क्या होता है, फॉर एवर, और फॉर एवर को आपने एक साथ लिखना, अलग अलग नहीं लिखना, ठीक है। फॉर एवर ये गुड का अर्थ है, फॉर गुड। एक ने क्या इंडिया छोड़ गया, वो कि वापस आएगा, वो ऐसे गया घूमने के लिए या रहने के लिए, तो किसी ने कहा नहीं, हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो फॉर गुड का प्रयोग बच्चों वर्ब के बाद में लगाइए, या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ये इसमें एक्चुअली देखा जाए तो एडवर्ब के एक रूल है, और बस आपको ये थोड़ा समझना है कि फॉर गुड भी एडवर्ब है, इट इज एडवर्ब, इट इज एन एडवर्ब, ठीक है ना आपका। क्योंकि ये हाउ का सवाल पूछ रहा है आपको, हाउ हैज ही गॉन, तो बोलो आपके ही हैज गॉन फॉर एवर। तो अगर मैं पूछूं फॉर गुड क्या है, तो बोलो एडवर्ब है। एडवर्ब के चैप्टर में आपको जो प्लेसमेंट सिखाऊंगा मैं, तब आप सीख जाओगे अच्छी तरह से, लेकिन फिलहाल आपको ये कह रहा हूं, सिंपल सा नियम है कि ही हैज लेफ्ट इंडिया, क्या किसको छोड़ा उसने, इंडिया को। तो ये जो लेफ्ट वर्ब है बच्चों, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। लेफ्ट कैसी वर्ब है, लीव का सेकंड फॉर्म है ना, ये थर्ड फॉर्म है, इसमें हैज के साथ आ रखा है। तो ये बच्चों ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ होता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, और एडवर्ब लगाने का जो रूल ये है बच्चों कि अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब लगाओ। तो इसमें दो चीजों की नॉलेज जरूरत है, एक तो आपको पता करना है कि आपको पता होना चाहिए फॉर गुड आपका एडवर्ब है, और दूसरा नियम यह है कि आपने जब एडवर्ब लगाना हो वर्ब के साथ, और वर्ब अगर आपकी ट्रांसिटिव हो, तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद में पहले ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों, और बाद में उसके बाद में उसका एडवर्ब आएगा। ये इसका नियम है। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, वर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा उसके अंदर। फिलहाल इतना समझ लो कि ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसी वर्ब को अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो सेंस पूरा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आपको इंडिया लिखना पड़ेगा, ही लेफ्ट इंडिया, ही हैज लेफ्ट इंडिया। हाउ, तो आपको बोलना पड़ेगा फॉर गुड। तो फॉर गुड आपका हाउ का जवाब होगा। हाउ का, व्हेन का, वेयर का, वाई का जो जवाब होते हैं सेंटेंस में वर्ब के बारे में, वो सारे एडवर्ब होते हैं। ये नोट कर लेना कहीं, ठीक है ना आपका। हाउ, वेयर, व्हेन एंड वाई। वाई कारण का, रीजन ऑफ एडवर्ब, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं, बहुत सारी बारीक चीजें भी हैं। और वर्ब अगर आपकी इंट्रांसिटिव हो, वर्ब कैसी हो, इंट्रांसिटिव। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा हो रही होगी, मेरा तभी तो वीडियो लंबा हो जाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद के साथ में अगर आपने एडवर्ब लगाना हो, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो इसके बाद में लगाते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपने सीखना है। सपोज करो इफ आई से ही इज स्लीपिंग, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ होता है बच्चों जिसमें सब्जेक्ट एक्ट करता है और वो एक्शन आगे नहीं जाता है। इसमें जो सोने का काम है ये सब्जेक्ट तक सीमित है, ये एक्शन आगे नहीं जा रहा है, दिस इज नॉट गोइंग अहेड। somebody is, you are sleeping and it's not that somebody else is also sleeping due to that, no, it is intransitive। इसके बाद में शब्द आ सकते हैं लेकिन आपका नाउन नहीं आएगा। अगर आपने कहा he is sleeping in his room, तो इसका मतलब ये नहीं है कि in his room उसका ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों, ध्यान रखना है। in his room भी आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये वेयर का जवाब है, वेयर इज स्लीपिंग। हाँ, तो अभी ऐसा लगा जैसे मैं एडवर्ब पढ़ाना शुरू कर दिया आपको, तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस इतना बता रहा हूं कि अगर वर्ब इंट्रांसिटिव हो, जैसा आपने कहा ना ही स्लीपिंग साउंडली। अब साउंडली वर्ड क्या है बच्चों, ये एडवर्ब है।
एडजेक्टिव के बाद में एल वाई लगता है तो एडवर्ब होता है, और इसका अर्थ हो गया वो अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा है। अब ये साउंडली वर्ड स्लीपिंग के तुरंत बाद में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्लीप आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। समझ आया आपके कि नहीं आया? और इसको उठा के अगर आप बाद में लगा दो तो बहुत गंदा हो जाएगा वो, ठीक है ना? या वर्ब से पहले लगा दो, ही इज साउंडली स्लीपिंग इज नो, से ही इज स्लीपिंग साउंडली इन हिज रूम, ठीक है? और अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो, इफ आई से ही बीट द बॉय बैडली, अब मुझे बताओ अगर इस बैडली वर्ड को मैं वर्ब के बाद में लगा दूं यहां पर, तो मुझे बताओ आपको ये बोलते समय अजीब लग रहा कि नहीं लग रहा? ही बीट बैडली द बॉय, मुंह पे नहीं आ रहा है यार, ये स्वाभाविक नहीं लग रहा आपका। तो कुछ चीजें इंग्लिश में ऐसी होती हैं कि जब उनको आप पढ़ते रहते हो तो स्वाभाविकता भाषा की आ जाती है। अब इसमें बैडली आपने बाद में क्यों लगाया? क्योंकि आप पीट रहे हो और कोई पिट रहा है। अगर आप पीट रहे हो और कोई पिट रहा है तो एक्शन आगे जा रहा है, पीटने का जा रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हो, बीट कैसे वर्ब होगी? ट्रांसिटिव। इसके आगे क्या रखा है? नाउन। तो आपने एडवर्ब लगाने तो कहां लगाओगे? तो एडवर्ब लगाने का तरीका यह है, या तो एडवर्ब को वर्ब से पहले लगा सकते हो या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में लगाओ, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। बाकी मैं आपको एडवर्ब के चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना आपका? अब नेक्स्ट उसमें आइए, क्वेश्चंस में, है ना? इसमें बच्चों मेरे से गलती हो गई, अंडरलाइन नहीं कर पाया मैं, लेकिन ये पूरा सेंटेंस ही आपका हो रखा तो उसको दिक्कत नहीं। ओके, एनीवे इस सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म। ना, क्रेडिबल का अर्थ क्या होता है? ऐसी कोई सूचना जिस पे विश्वास किया जा सके, यानी विश्वसनीय तरीके से। तो ये तो ठीक है, वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म्ड दैट द मर्डर हैज गिवन हिमसेल्फ अप एंड समबडी गिव्स हिमसेल्फ अप, एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है कि वो अपने आप को गिरफ्तार करवा देता है, पुलिस के सामने समर्पण कर देता है। ये लिख लो, आपके बहुत काम आएगी, इसमें ये काम की नहीं है, ठीक है? टू गिव वन सेल्फ अप, ये लिखिए और सीखिए। इसका अर्थ होता है टू सरेंडर, ध्यान रखना आप, ठीक है? सरेंडर, टू कैपिटुलेट। और एक और है इसका अर्थ, टू टर्न वन सेल्फ इन। बड़े सुंदर फ्रेजेस हैं, ध्यान रखना, टर्न इन। एक आदमी कोई अपराध करके भाग गया तो उसके पापा ने कहा भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, गिव योर सेल्फ अप या टर्न योर सेल्फ अप। ये सेंटेंस में जो लिख रहा हूं आपको बोल रहा हूं गिव योर सेल्फ अप, तो क्या मीनिंग हुआ इसका? या इसका टर्न योर सेल्फ इन। मेरी टाइपिंग में आज गड़बड़ हो रही है। इसका अर्थ हो गया बच्चों, क्योंकि मेरे को चिंता लगी कि इसको पेपर को मैंने जल्दी करना पूरा, शायद इसलिए, ठीक है? इस दोनों का अर्थ हो गया बच्चों, अपने जाओ और पुलिस में जाके अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को, ठीक है ना, आपका कैपिटुलेट कर दो आप, ठीक है? सरेंडर कर दो, टू टर्न वन सेल्फ इन। एंड इफ यू डू नॉट टर्न योर सेल्फ इन, आई विल टर्न यू इन, उसके पापा ने कहा। तो टू टर्न समबडी इन का अर्थ क्या हुआ? किसी को गिरफ्तार करवाना। इसका तो गेट समबडी अरेस्टेड, ये इसका मीनिंग है। इसका, अरे उसके पापा ने कहा क्या, या तो तू जाके पुलिस में सरेंडर कर दे, मैं कहूंगा गो टू द पुलिस स्टेशन एंड टर्न योर सेल्फ इन, एंड इफ यू डू नॉट टर्न योर सेल्फ इन, आई विल टर्न यू इन। आई होप कि समझ आ गया होगा, हाँ? तो बहुत सुंदर फ्रेजेस हैं। इफ यू डू नॉट गिव योर सेल्फ अप, आई विल इन्फॉर्म द पुलिस, दे विल कम एंड अरेस्ट यू। तो बेटर इज you should go to the police station and turn yourself in या give yourself up. I hope it is understood. इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं बच्चों, this is sorry, this is perfectly okay, it does not need any improvement, बिल्कुल ठीक है ये। We are credibly informed that, देखो क्या लिखा हुआ है, that the murderer has given himself up। इसका मतलब क्या हुआ? विश्वस्त सूत्रों द्वारा हमें बताया गया है कि जो मर्डर था, खूनी था, उसने अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दिया है, पुलिस के सामने गिरफ्तार अपने आप ही हो गया है, ये इसका मीनिंग हो गया, है ना? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आपको कोई चीज समझना है ना बच्चों, तो प्लीज मेरे को कमेंट में आपका लिखें कि आपने ये बताया तो था लेकिन हमको अच्छी तरह समझ नहीं आया। इसको मैं सब इकट्ठा करके और कभी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें रेफरेंस दे दूंगा कि वीडियो 5 में मैंने ये किया था, वीडियो 4 में ये किया था। तो उसमें अगर किसी को समझ ना आया हो तो मैं उन चीज़ों को दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन ये तो आपको समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, है ना आपका? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है?
और मैं कंप्यूटर में पढ़ाता हूँ बच्चों, इसलिए मेरी भी मजबूरी है ये, है ना। और कंप्यूटर में पढ़ाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, इससे पहले आगे जाएं, टू टर्न इन का तो सोने जाना, यहाँ लिख दो तो मैं, कंफ्यूज ना हो जाए आप। टू टर्न इन का तो होता है टू गो टू बेड, टू गो टू बेड या टू गो टू स्लीप। अगर आपने किसी को पूछना हो ना कि आप कब सोते हो, तो मैं आपको पूछूंगा व्हेन डू यू टर्न इन। ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इनको नोट करो। एडिशनल चीजें सीख रहे हो उनको भी देखो। एनीवे, अब इसमें जो करेक्शन था बच्चों, मैं अनफॉर्चुनेटली इसको अंडरलाइन नहीं कर पाया, तो इसको मैं जो रेड कर रहा हूँ समझ लो इसको ये हाईलाइटेड है, इसमें कोई गलती है। वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो यहाँ स्टूडेंट का स्टूडेंट कर दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब देख लो कौन से में आपका स्टूडेंट लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मोस्ट हो नहीं सकता, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ये क्यों गलत है? क्योंकि मोस्ट आपका एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव के आगे आता है। एंड वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट, ये भी शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। ये जो आपका, इसी को मैं कहता हूँ बच्चों, ये हमको सीखना पड़ता है, ये ऑर्डर ठीक नहीं है, ठीक है ना आपका। जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब एडजेक्टिव नॉन साथ में आते हैं तो उनका ग्रुप ऐसे बनता है, पहले एडवर्ब आता है, बाद में एडजेक्टिव आता है और बाद में आपका नाउन आता है। ये आपने सीखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये क्या ग्रुप बना, और उसके आगे आगे के लगा हुआ है, तो आगे डिटर्मिनर भी आ सकता है, डिटर्मिनर जरूरत हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट, द आपका डिटर्मिनर हो गया, ये इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, तो एडवर्ब पहले, मोस्ट आपका मोस्ट तो पहले आना चाहिए था, लास्ट में आपका नाउन रहेगा। आई होप को समझ आ गया, इससे इसका आंसर हो गया ये। अब कभी कभी मैं आंसर गलत मार्क कर देता हूँ, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें, जो मैं बोलता हूँ उसका भी ध्यान। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। बस आपने ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, दिस इज नाउन, इट शुड बी स्टूडेंट्स। one of my friends, two of my friends, each of my friends, either of my friends, many of my friends, a host of my friends, a majority of my friends, both of my friends, ऐसे सारे, ये बाद में आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल में भी कराऊंगा। इन सब के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए इसको आप, ये थोड़ा सा टाइम खराब करने वाला काम हो गया, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा हुज नेम लिखा हुआ ना, हुज नेम, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ये मैं आपको बता दूं। और ये रिसेंट में समझो कि इसी साल के अंदर अंदर ये बदला है। जो मैं कहना चाह रहा हूं आप थोड़ा ध्यान से देखें। ओल्ड इंग्लिश, और कभी कभी हमको ये चीज़ें रिस्क भी लेनी पड़ती। मुझे नहीं पता कि जो एग्जामिनर है उसको जो नया चेंज हुआ है उसके बारे में जानकारी है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये हो गया है, ठीक है ना आपका। मैं कभी उसका आपको प्रूफ भी बता दूंगा कि ये बदल गया है। लेकिन ओल्ड आपका क्या था बच्चों, कि हुज का जो हुज आपका यहाँ पर क्या है, हुज यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, ये जिसके लिए आपने हुज का प्रयोग किया है, वो केवल आदमी होगा। नहीं समझे? अगर मैं आपको ये सेंटेंस दूं ना आपका, द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, ये बिल्कुल ठीक है, इज कमिंग है। वो लड़का जिसके पापा डॉक्टर है वो यहां आ रहा है, ठीक है। ये हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या है, बॉय। तो ये क्या है, ये आपका पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। द बॉय हुज फादर इज डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में हुज का एंटीसीडेंट आदमी ही होना चाहिए, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर आपने कहा द हाउस हुज लॉक इज ब्रोकन, हुज लॉक इज ब्रोकन इज इन पुलिस कस्टडी, तो ये ओल्ड इंग्लिश में बच्चों गलत माना जाता था। वो मकान जिसका ताला टूटा हुआ है वो पुलिस की कस्टडी में, कस्टडी समझता ना आप, पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है, क्या पता कोई चोरी हुई हो, बाद में उसका तहकीकात करेंगे, ये सेंस है। अब मॉडर्न इंग्लिश में दिस इज कंसिडर्ड ओके, लेकिन पुराने इंग्लिश में दिस इज कंसिडर्ड बैड। तो ये थोड़ी आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं है। अभी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम होंगे उसमें चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया तो देखते हैं कौन सा सही मानते हैं कौन सा गलत मानते हैं। अगर उनको भी इसी तरह का नॉलेज है कि ये चेंज हुआ है,
मैं आपको साफ बता देता हूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ओल्ड इंग्लिश के लिहाज से दोनों ठीक है, सॉरी मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। ओल्ड इंग्लिश में दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। तो ओल्ड इंग्लिश में कहते हैं कि इसके बजाय आप ये कहें हुज की जगह द हाउस, फिर आगे लगाएं द लॉक ऑफ विच। इसका तरीका ये ठीक करने का, लॉक ऑफ विच इज ब्रोकन। समझिए, आपका आगे मैं लिखने रहा हूं, सेम है, द हाउस द लॉक ऑफ विच इज ब्रोकन, ऐसे बोले हम। मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि नहीं, आप हुज का प्रयोग आदमी और निर्जीव चीज, जानवर, सबके लिए कर सकते हो। तो ये फूड फॉर थॉट है, उसके हिसाब से आप इसको अपने आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अगर ये ओल्ड इंग्लिश से लिखा हुआ है तो ये होगा, लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है। अब मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन जो होशियार बच्चे हैं वो देख लेंगे कि कहीं ऑप्शन में द नेम ऑफ विच तो नहीं है। अगर लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट और कोई ऑप्शन नहीं है, द नेम ऑफ ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिकली द नेम ऑफ विच दे रखा है, तो ऐसा आपका कोई टेस्ट, नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है कि इसको लेटेस्ट पता है कि नहीं पता है। अगर द नेम ऑफ विच दे रखा है तो श्योरली द नेम ऑफ विच ही आपका आंसर होगा। मैं बात जो कह रहा हूँ आपको समझ आगे बात की नहीं आई। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप हुज का प्रयोग आदमी के लिए और हुज का प्रयोग चीजों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में हुज का प्रयोग केवल आदमी के लिए था, और अगर आप किसी निर्जीव चीज के लिए, जानवर के लिए हुज का प्रयोग कर रहे हो तो आपने ऑफ विच का यूज करना है, द लॉक ऑफ विच, ठीक है ना, आपका द लीस ऑफ विच, ठीक है ना। द डॉग द लीस ऑफ विच इज रेड इज माई डॉग, ऐसे बोलना है। लीश का मतलब होता है आपका जिससे कुत्ते को बांधते हैं, कभी इसके बारे में बताऊंगा, इसके बहुत सारे यूजेस हैं लीश के। एनीवे, लेट अस मूव अहेड। देखिए आगे, इसमें एक साधारण सी गलती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट गलती है। बच्चे अक्सर ये गलती कर ही देते हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी मेरा एक ही वीडियो में काम होना मुनासिब नहीं होगा, शायद हो नहीं पाएगा। देखो बच्चों, ही बोथ वॉन, एक बता रहा हूं आपको, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उनका बाद में एक बार मैं आपको एक साथ करा दूंगा। अभी फिलहाल मैं बोथ की बात कर रहा हूं। बोथ किसके लिए इस्तेमाल होता है? दो चीजों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, फिर वर्ब के आगे बोथ क्यों लगा रहे हो? मैं जो कह रहा हूं समझ आ रही है आपके? अरे भाई, सब्जेक्ट एक है ना, ही, और वर्ब भी एक ही है, वॉन, ठीक है ना आपका, ठीक है। और अगर आपने ये कहना है ही बोथ वॉन अ मेडल एंड रिसीव्ड, ठीक है ना आपका, ग्रांट और जो भी आपका था अवार्ड और पैसे इतना, तब तो ठीक हो जाता हो। वर्ब तो एक ही है इसमें, ये वर्ब एक है और वर्ब के ऑब्जेक्ट दो हैं, अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाद में आपको इसके बारे में मैं और डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, कई जगह आएगा जब आपको कंजक्शन पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिए आप। फिलहाल आपने समझना है कि बोथ आपने वर्ब के आगे तब लगानी लगानी होगी जब आपके सेंटेंस में दो वर्ब होंगी, ठीक है। अगर वर्ब एक ही है तो बोथ वर्ब के आगे नहीं लगेगा, फिर किसके आगे लगेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्ब है वॉन या विन बेसिक फॉर्म में, उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मेडल है और दूसरा स्कॉलरशिप है। तो बोथ कहां लगना चाहिए? जहां दो चीजें, तो बोथ को उठा के आप यहां लगा दो। ही वॉन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, सेंटेंस में हो जाएगा। आई होप कि सबको समझ आ गया ही, ठीक है। तो क्या बोलोगे? जो भी सेंटेंस ठीक है इसका सब कर लो, मार्क मैं नहीं कर रहा हूं, इसको अपने आप कर लो आप, ठीक है। ये वाला सेंटेंस ठीक हो जाएगा, सी वाला, ही वॉन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, ठीक है। और ये तो बोथ आपके ही के आगे लगा हुआ है, सब्जेक्ट तो एक ही है, ठीक है ना। और ये बाद में लगाया आपने, ये भी गलत हो गया, ये वॉन अ मेडल एंड स्कॉलरशिप बोथ, नहीं, दिस नॉट हाउ यू से ही वॉन बोथ, ठीक है ना आपका, मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। आई होप कि समझ आ गया। आगे चलते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट था बच्चों आपका ये फॉर द गिवन वर्ड, ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इनको फटाफट कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये मेरे से। एनीवे, देखिए आपका अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, बहुत कॉमन है, सब बच्चों को लगभग याद होता है। इट इज कॉल्ड अ सिनेक्योर जॉब। सिनेक्योर जॉब का अर्थ होता है ऐसा काम जिसमें काम कुछ नहीं हो, देयर इज नो वर्क बट अच्छी तनख्वाह हो,
तो एक ने कहा यार मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा था, तनख्वाह तो अच्छी थी, 17 से 80 हज़ार थी। तो दोस्त ने कहा आपका आर यू लुकिंग फॉर ए सिनेक्योर जॉब? तो ध्यान रखना बच्चों, ये कोलोकेशन इसका बन गया, अ सिनेक्योर जॉब, अ जॉब which gives you a very big salary and there is no work। अब समझ आ गया आपका? बाकी सिंपल है, डायरेक्टर, ट्रस्टी, पता होता है ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्ट चलाते हैं, ठीक है ना, हिंदी में ट्रस्ट को ट्रस्टी कहते हैं, उसका जो संचालक होता है उसको ट्रस्टी। और ऑम्बुड्समैन आपका क्या कहते हैं हिंदी में इसको, जो उस पर ध्यान रखता है, लोकपाल जैसा बॉडी है ना, उसको ऑम्बुड्समैन कहते हैं। लोकपाल करता होता है, ये सरकारी महकमा में होता है, प्राइवेट वाले भी रख सकते हैं, लेकिन सरकारी काम होता है कि सरकारी महकमे में कोई भी आदमी बेईमानी ना करे। आई होप इट इज़ क्लियर, सिंपल है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सिनेक्योर। हाँ, अपने आप उसको आप मार्क कर लें, कभी कभी मार्क करने में गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए आपका, ये देखिए आपका, ये क्या है, ये थोड़ा समझने के लिए भी होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें देखिए बच्चों, समथिंग दैट कैनॉट बी कंपनसेटेड। कंपनसेट का अर्थ क्या होता है? कंपनसेट का अर्थ होता है किसी चीज का नुकसान अगर हुआ है तो उसके एवज में पैसे देने, यानी सिंपल भाषा में उसकी भरपाई करना नुकसान की। एक ने की कार ठोक दी, उसने कहा प्लीज डोंट माइंड, मेरी गलती है, बट आई विल कंपनसेट यू। आई विल कंपनसेट यू मीन्स जो आपका नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, ठीक है ना। अब आपने एक वर्ड देखना है जो इसका वो मीनिंग हो। इनकम्पनसेटेबल होता नहीं है, ध्यान आपका, ये कोई वर्ड ही नहीं है, रेड लाइन भी लगी हुई इसमें, कोई वर्ड नहीं है। इरिपेरेबल छोड़ते हैं इसको एक सेकंड के लिए। एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा होता है, ह्यूज, जाइगेंटिक, गार्गेंटुअन, है ना। इरिपेरेबल का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज में रेड लाइन लगी हुई ना, शब्द है ये, जिसको रिपेयर नहीं कर सकते। कभी कभी कोई डैमेज इतना सारा हो जाता है उसको रिपेयर करना पॉसिबल होता नहीं है। अगर ऐसा है तब आप कहिए कि इट इज रिपेयर। लेकिन ये वर्ड जो है इसका अर्थ होता है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती। बहुत अच्छा वर्ड है, और इस वर्ड के मूल में बच्चों पार है। पार का अर्थ होता है इक्वल, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इसका एक फ्रेज भी है, एट पार विथ, ठीक है, एट पार विथ, इसका अर्थ होता है इक्वल। अगर मैं आपको कहूं इंडियन साइंटिस्ट आर एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इसका अर्थ क्या हुआ कि दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट के बराबर हमारे साइंटिस्ट हैं। तो कैसे बोलोगे आपका, आर साइंटिस्ट, ये सब बोला करो बच्चों सेंटेंस को, आर साइंटिस्ट आर एट पार। अभी आप घर में कौन देख रहा है आपको? कोई नहीं देख रहा, आप बोलिए, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपको सर पे खड़ा हो तभी आप बोलें, आप सेंटेंस को बोलोगे तो मुंह पे चढ़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आएंगी तो अपने आप ये चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। आर साइंटिस्ट आर एट पार विद द बेस्ट, आर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इस सेंटेंस का अर्थ हो गया बच्चों, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो संसार के बेस्ट साइंटिस्ट के बराबर है, और सच्ची हैं। हमने अपना मॉम भेजा मार्स के ऑर्बिट में, और एक दिन पहले अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका का शायद वो चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था, हमारा तो पहले ही था, और उसमें पैसे हमने कितने कम लगाए। अमेरिका तो हैरानी हुई, बहुत हैरानी हुई। अमेरिका ने एक फिल्म बनाई थी ग्रेविटी, आप सबने देखी होगी। जितना पैसा ग्रेविटी पे लगा था उससे भी कम पैसे पे हमने मॉम का अर्थ होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, अपने जीको को ठीक करो, ये आपका वो यान था जो हमने मार्स के कक्षा में पहुंचाया। सारी दुनिया हैरान है, सारी दुनिया हैरान है कि इंडियंस कैसे काम करते हैं, इतने कम पैसे में कर दिया। हाँ, समझ गया आपका। तो आप समझो, बताओ अगर मैं आपको कहूँ ये लॉस रिपेयरेबल है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी रिपीट, इसको रिपेयर मतलब बराबर किया जा सकता है। और अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या कहूंगा, मैं इसके आगे आईआर लगा दूंगा। एक दिन में आपको आईआर का प्रयोग बताऊंगा, ये इंग्लिश में एसिमिलेशन कहलाता है। ये आईआर, आईएन, आईएम, आईएल, ये शब्दों को नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप वो कैसे होते हैं मैं बाद में कभी आपको बताऊंगा। तो इररिपेयरेबल कहो, ठीक है, समझ गए आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। और इररिपेयरेबल लॉस का अर्थ होता है ऐसी क्षति, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई ना हो सके, ठीक है ना। हिज डेथ वॉज एन इररिपेयरेबल लॉस टू द कंट्री, ऐसे बोलो, बड़ा शानदार सेंटेंस है आप। हिज डेथ वॉज एन इररिपेयरेबल, कितना शानदार वर्ड देखो आपका, लॉस टू द कंट्री, लॉस टू द कंट्री। इसका क्या अर्थ हो बच्चा, समझ गए ना आप, कि उनकी मृत्यु के कारण देश को ऐसी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। आई होप किसी को समझ आ गया। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये भी समझाना पड़ेगा आपको, ये सब में टाइम लगेगा बच्चों, मेरा काम पूरा हो ही नहीं रहा, आपका लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो होगा जब देखी जाएगी, ठीक है। अब मेडिसिन विच इज जनरली गिवन टू हाइपोकॉन्ड्रियाक्स, अब एक तो ये बढ़ाना चाहिए आपको, हाइपोकॉन्ड्रियाक्स। हाइपोकॉन्ड्रियाक्स आर पीपल हु आर ओवरली वरीड अबाउट देयर हेल्थ, उनको लगता है हमको बहुत बीमारी है, और वो उनको आपने हमेशा डॉक्टर के यहाँ बैठे मिलेंगे आप, क्योंकि ये काम आ सकता है आपका हाइपोकॉन्ड्रियाक, इसके ऊपर सवाल नहीं है, सवाल तो मेडिसिन पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियाक वर्ड का भी बच्चों आपको मीनिंग आना चाहिए, हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो कौन लोग होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक? हाइपोकॉन्ड्रियाक कौन लोग होते हैं? कॉन्ड्रिया में एच लगाना, सॉरी गलती से मैंने एच नहीं लगाया। हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सन, या इसको नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाइपोकॉन्ड्रियाक, एक सेकेंड, इज अ पर्सन हु इज ओवरली बहुत ज्यादा, जरूर से ज्यादा वरीड अबाउट हिज हेल्थ। कई लोग होते हैं सचमुच के जीवन में आपको मिलेंगे, मार तो क्यों हुई हो, मेरे तो कुछ हो गया है, सॉरी मैंने मार के बोल दी, मेरे को तो कुछ हो गया है, ठीक है ना, आप लगता है मेरे को कैंसर हो गया, लगता है मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, होता कुछ नहीं है। और डॉक्टर क्या करता है बच्चों, फिर आपका ऐसे हाइपोकॉन्ड्रिया को पहचानता है, वो उसी के ग्राहक हैं वो, तो उनको वो प्लेसिबो दे देता है। अब प्लेसिबो क्या होती है बच्चों? प्लेसिबो ऐसी मेडिसिन है जो मेडिसिन नहीं होती है ना, इसको पता है डेफिनेशन ये है, मेडिसिन विच इज नॉट अ मेडिसिन, बड़े अजीब डेफिनेशन है, अ मेडिसिन विच इज नॉट अ मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड अ प्लेसिबो, ठीक है। तो ऐसे को डॉक्टर क्या करते हैं, एक चूर्ण दे देता है, और वो भी क्या करते हैं, वो चूर्ण लेके जाते हैं घर में खाते हैं, और 2 दिन बाद फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर साहब क्या बढ़िया दवाई दी आपने, जब से आपकी वो दवाई खाई है तो एकदम मतलब समझो सारी प्रॉब्लम मेरी मिट गई है, प्लीज मेरे को 10 दिन और दे दो। डॉक्टर मन में हंसता है, वो सोचता है कि मैंने उसको दवाई दी नहीं, इसमें तो मेरे को ऐसे कोई आपका पता नहीं क्या होता है वो ग्लैक्सो का उसका चूर्ण दे दिया मैंने आपका, हाँ, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो, समझ आया। और कभी जब ड्रग्स की टेस्टिंग होते हैं लोगों पे, तो प्लेसिबो दिया जाता है बिना उनके नॉलेज के। जब कोई ड्रग टेस्ट होती है उसको ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए, ड्रग की, कि ये ड्रग एफिकेसियस है या नहीं, कैन इट ब्रिंग अबाउट जो ना आपका द डिजायर्ड इफेक्ट, उसको कहते हैं ड्रग को एफिकेसियस। और ड्रग की एफिकेसी चेक करने के लिए, एफिकेसी नाउन है, और बाद में कराऊंगा आपको ये वर्ड, मैं आपको दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये मौके में, ये देखने के लिए कि ये दवाई एफिकेसियस का अर्थ होता है बच्चों कि जो दवाई डिजायर्ड रिजल्ट, जैसे आप नींद की गोली खा रही हो, सर दर्द की खा रही हो, पेट की दर्द खा रहे हो, तो आपने गोली ली और पेट दर्द चला गया, तो क्या कहोगे आप? ये कहोगे कि दिस मेडिसिन इज एफिकेसियस, जो प्रभाव आना चाहिए था वो आ गया, है ना। तो कभी कभी दवाइयों की एफिकेसी चेक करने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है। समझो आपने 500 लोगों को दवाई दी, 500 में से 250 को तो आप दवाई देते हो, और 250 लोगों को किसी ने कोई ना कोई बीमारी है, उनको सबको एक जैसे लगभग एक जैसी बीमारी है, उनको दवाई देते हो, दवाई नहीं देते हो, उनको क्या करते हो, प्लेसिबो देते हो। फिर क्या रिजल्ट होता है? अगर दवाई अच्छी है तो जो 250 लोग जिनको दवाई दी आपने सच्ची की, वो ठीक हो जाते हैं लगभग, और जो वो है जिनको मतलब आपने दवाई दी नहीं, तो कई लोग उसमें से ठीक हो जाते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। वैसे इसको और भी अर्थ है, ध्यान रखना आपको, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा मेरा ये आपका, ठीक है। तो प्लेसिबो का मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसी चीज जो किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ना हो, केवल बस ऊपर से कवर करने के लिए हो। तो अगर कहीं प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है किसी भी चीज की, ठीक है ना, और वहां पर आप एक नाम के लिए काम कर रहे हो, तो मैं यही कहूंगा द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेसिबोज टू द पीपल बिकॉज दिस इज नॉट द रियल ट्रीटमेंट ऑफ देयर प्रॉब्लम। आप समझ आ गया कि नहीं आया? अगर आ गया ठीक है ना, कभी आपको और भी बताऊंगा, लेकिन ये शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सीखना है इसको कि प्लेसिबो क्या होता है, ठीक है, और प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। ओहो मुझसे गलती हो गई रही, एक सेकंड बच्चों यार, मैंने ये दबा दिया गलती से वापस, है ना। तो ये ध्यान, अब आई होप कि इट इज क्लियर। तो अगले पे चलते हैं। अगला क्या था, मैं आपको शायद मैं यही करा पाऊंगा, बहुत टाइम हो गया।
ये वर्ड मैं आपको खूब सारे कराऊंगा बच्चों। ऐसा वर्ड जो कैटल से जिसका संबंध हो, दैट इज कॉल्ड बोवाइन। बोवाइन इज द आंसर। एक बार मैं सारे आयन वाले शब्द करा दूंगा आपको। एलिफेंटाइन, एक्विनाइन, ठीक है ना आपका, हर्साइन, ठीक है ना आपका, कैनाइन, फिलाइन, वल्पाइन, ये करेंगे एक बार आयन वाले। ये सारे सारे एडजेक्टिव बनते हैं और जिनके पीछे आयन होता है उसका अर्थ होता है फलाने चीज से रिलेटेड। तो एनीथिंग दैट परटेन्स टू कैटल इज कॉल्ड बोवाइन, ठीक है। कुत्तों से रिलेटेड इज कॉल्ड कैनाइन, बिल्लियों से रिलेटेड इज कॉल्ड फेलाइन, सांपों से संबंध सर्पेंटाइन। मैं भी नहीं लिखूंगा इसको, चलो छोड़िए आप, ठीक है। अभी टाइम होने वाला है मेरा, मैं इसको जल्दी में बाद में करा दूंगा आपको, सारे वोकैब के अंदर आपको मैं सब कराऊंगा, ठीक है। ये देखिए आपका, ये क्या बन गया? टू लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। एंग्री और थ्रेटनिंग वे, तो क्या करते हो आप? यू ग्लोवर। नो, नो और नैश, ये भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन गुस्से से देखने के लिए आपका ग्लोवर है, ठीक है ना। नो का मतलब काटना होता है, नैश का मतलब गुस्से से दांत निकालना होता है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, उसको कहते हैं ग्लोवर, ठीक है ना। एक बच्चा अपनी माँ के साथ में कहीं गया और माँ ने अपने बच्चे को संभाल के भेजा। जैसे करते हैं ना माएँ जाती हैं जब, तो उनको बोलती हैं, अरे भाई तुम आज जा रहे मेरे साथ जा रहे हो, आंटी वहाँ रखेंगी क्या कहते हैं काजू फाजू, तो उसको भर के जेब में अंदर रख लेना। बच्चे उसमें हाँ कह देंगे माँ के साथ जाना है। वहाँ जाते जैसे आंटी ने वो रखा प्लेट, उसने मुट्ठी भरी जेब में डाल दी, तो माँ क्या करेगी? माँ उसको ऐसे देखेगी, थ्रेटन क्या कर रही है, घर चल तेरी पिटाई करूँ, मैंने बोला तेरे को। तो शी ग्लोवर्ड एट हर सन व्हेन ही, ठीक है ना, पॉकेटेड सम ऑफ द कैजूज एंड पॉकेट वर्ब भी है, पॉकेट डाला, ठीक है। आगे समझे कि नहीं? ग्लोवर का अर्थ होता है किसी की तरफ गुस्से से या थ्रेटनिंग वे में, धमकी देने की उसमें। नो, नैश मैं आपको कभी ओके में करा दूंगा, आप उसको डिक्शनरी देख के सीख सकते हो, ठीक है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके आज का, मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी, मैं सब कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। मेरे सामने ये था कि अभी पेपर पूरा हुआ भी नहीं है, ठीक है ना। अगले आपके क्वेश्चन थे उसमें वो वाले क्या नाम, स्पेलिंग एरर्स के, वो मैं नहीं कराऊंगा। और उसके बाद में शायद एक था इसका क्लोज टेस्ट को, बहुत सिंपल है, वो भी मुझे कराने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है वो, ठीक है ना। और इसके बाद में आप मुझे अपने कमेंट्स में लिखें कि आप कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, जो आप कहोगे उसी में मैं आपको बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए। थोड़ा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ठीक है ना आपका, इसको क्या कहते हैं, मेरे को बोलना भी नहीं आता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार मेरे इसमें चैनल में आए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है ना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, भले आपके वो नेगेटिव हो कमेंट्स या पॉजिटिव हो, जो आपके मन में आया आप बताएं, तो उससे मेरे को, मैं अपने सुधार करूँगा। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, मैं ये मान के चलो मैं परफेक्ट हूँ तो बहुत गलत है वो। आपके कमेंट्स मेरे को ये बताएंगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसमें ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो सी यू देन, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी